नमस्कार। आज हम बात करेंगे व्यक्तित्व के विकार और अपकामुक संबंधी विकारों के बारे में। अ, व्यक्तित्व विकार जो है उसको 3 समूहों में बाँटा गया है। समूह आ, समूह बा और समूह सा। समूह आ में 3 प्रकार के व्यक्तित्व विकारों को रखा गया है। स्थिर व्यामोही व्यक्तित्व विकार, मनोविदल नाम व्यक्तित्व विकार और मनोविदलता परक व्यक्तित्व विकार। आइए जानते हैं इनके बारे में। अब तक आपने DSM-5 के अनुसार मनोवैज्ञानिक विकारों के मानदंडों को परिभाषित करना सीखा है। आगे बढ़ते हैं। आपने चिंता विकारों तथा नैदानिक पहलुओं, मनस्तापी विकार, कायारूप लक्षण विकार, मनोदशा विकार और भोजन के विकारों के विषय में पढ़ा है। इनके कारणात्मक कारक और उपचार विधियों पर भी हमने चर्चा की है पिछले 2 एपिसोड्स में। अब ये स्पष्ट होना चाहिए कि उपरोक्त विकार किसी व्यक्ति की मूल व्यक्तित्व संरचना का भाग नहीं है। इसका अर्थ है कि उपचार के बाद व्यक्ति दिन प्रतिदिन के कामकाज में लौट सकता है। व्यक्तित्व विकार अलग है। व्यक्तित्व विकार किसी के व्यक्तित्व संरचना से संबंधित होते हैं। व्यक्तित्व विकार व्यक्ति द्वारा कार्य करने का जो सामान्य तरीका है वो है। व्यक्तित्व विकारों को जैसा कि बताया गया आ, बा और सा में वर्गीकृत किया गया है। इस इकाई में हम आ, बा, सा तीनों के विषय में जानेंगे। सबसे पहले आ, जिसमें स्थिर व्यामोही व्यक्तित्व विकार, मनोविदल नाम व्यक्तित्व विकार और मनोविदलता परक व्यक्तित्व विकार को सम्मिलित किया गया। इसके कारणात्मक कारक और उपचार की बात हम करेंगे। समझ लेते हैं कि व्यक्तित्व विकारों का अर्थ क्या है। व्यक्ति के व्यक्तित्व को विशिष्ट शील गुणों और व्यवहारों के रूप में समझा जा सकता है जो व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। ये विशिष्ट शील गुण समायोजी शैली और व्यवहार आमतौर पर बाल्यावस्था में ही उत्पन्न होते हैं और प्रारंभिक वयस्क अवस्था तक स्थापित प्रतिरूप बन जाते हैं। ये विशेषताएं या विशेषताओं का जो मिश्रण है वो एक व्यक्ति को अद्वितीय बनाता है। समय के साथ इन शील गुणों और प्रवृत्ति की निरंतरता, स्थिरता, समरूपता और स्थायित्व व्यक्तित्व विकास को परिभाषित करता है। इस बात पर भी सहमति हुई है कि 5 शील गुण आयाम जैसे स्नायु विकृति, बहिर्मुखता, अंतर्मुखता, सहमतिशीलता या विरोधात्मकता, अनुभवों के लिए खुलापन और कर्तव्य निष्ठा को व्यक्तित्व को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। व्यक्तित्व विकारों का एक विषम समूह है। वे आमतौर पर स्वयं की एक स्थिति, सकारात्मक छवि बनाने और घनिष्ठ और रचनात्मक संबंध को बनाए रखने में समस्याएं तथा इसकी विशेषताओं पर आधारित है। DSM-5 के अनुसार एक व्यक्ति के व्यक्तित्व विकार निदान से किया जाता है। यदि आत्मा में पहचान या आत्मनिर्देशन की बात हम कर रहे हैं और अंतर्वैयक्तिक जैसे अंतरंगता या सहानुभूति, कार्यात्मकता में सार्थक क्षति, व्यक्ति के व्यवहार का स्थायी प्रतिरूप में लचीलापन नहीं होना चाहिए और व्यक्ति की सांस्कृतिक अपेक्षाओं से विचलित होने वाली अवधि में व्यापक, स्थिर और लंबा होना चाहिए। ये जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कामकाज में नैदानिक रूप से महत्वपूर्ण संकट या क्षति का कारण बनना चाहिए और कम से कम 2 क्षेत्रों में व्यक्त होना चाहिए। 2 क्षेत्र कौन कौन से? संज्ञान, जो स्वयं या दूसरों की घटनाओं का प्रत्यक्षीकरण एक तरीका है, या भावात्मकता या अंतर्वैयक्तिक कार्य पद्धति या आवेश नियंत्रण। ये समझा और इस पर सहमति व्यक्त की गई है कि व्यक्तित्व विकार वाले व्यक्ति अपने स्वयं के जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन में भी कठिनाई का कारण बनते हैं। अन्य लोग आमतौर पर इनके व्यवहार को भ्रामक, अप्रत्याशित, भद्दा और कई बार अस्वीकार करने वाले पाते हैं। इस तरह से ये व्यक्तित्व विकार है। अब समूह आ में अब जैसे शॉर्ट में बताया ना कि इसमें स्थिर व्यामोह, मनोविदल नाम और मनोविदलता परक व्यक्तित्व विकार को रखा गया है। इन विकारों में चिंतन और व्यवहार सम्मिलित होते हैं जो अन्य लोगों के असामान्य,
अजीब और संघ की प्रतीत करने वाली स्थिति को दर्शाता है और अधिकांशतः विभिन्न सामाजिक समस्याओं को जन्म देता है। इसमें अविश्वास से लेकर संदेह और यहाँ तक कि सामाजिक विच्छेदन भी हो सकता है। समूह भाव में उन्मादी, आत्मरतित, सीमावर्ती और असामाजिक व्यक्तित्व विकार सम्मिलित होते हैं। इन विकारों में व्यक्ति, जिसमें यह निदान किया गया है कि प्रवृत्ति का नाटकीय, अनिश्चित, अप्रत्याशित और भावनात्मक होना भी शामिल है। समूह गांव में इसमें मनोप्रस्था बाध्यता, परिहार और आश्रित व्यक्तित्व विकार को सम्मिलित किया गया है। अधिकतर व्यक्तियों को एक से अधिक व्यक्तित्व विकारों के साथ निदान किया जाता है और शोध के अनुसार एक ही समूह के विकार के साथ संगठित होते हुए पाया गया है। व्यक्तित्व विकार की पहली बार 1980 में आयाम 2 DSM-2 पर DSM और DSM-3 में ये दिखाया गया। आयाम 2 इसके DSM-3, तब से आयाम 2 DSM-4 ER तक का इसका प्रयोग विकारों, व्यक्तित्व विकार की बौद्धिक क्षमता के आकलन के लिए किया जाता है, जो आमतौर पर लंबे समय से चली आ रही है और आयाम 1 की कठिनाइयों से अलग है। लेकिन लोगों का आयाम के विकारों के साथ आयाम 2 के जो विकारों के लक्षण हैं, उनमें ये भिन्नता देखी गई। उदाहरण के लिए किसी व्यक्तित्व अवसाद जो आयाम 1 में हो सकता है, जो आश्रित व्यक्तित्व विकार के परिणाम स्वरूप हो सकता है। समूह का उपयोग तब से व्यक्तित्व विकारों का भाग रहा है और इसकी वैधता पर भी बहुत से प्रश्न उठाए गए। श्रेणियों और समूह में परस्पर व्यक्त होने के कारण समूह संगठन के DSM-3 से हटाने का प्रस्ताव किया, लेकिन ये एक संक्षिप्त शीर्षक की तरह उपयोग किया जाता है जो उन्हें समझने में बहुत सुविधा प्रदान करता है। इस तथ्य के बावजूद DSM-5 में इसे अक्षीय प्रणाली से हटा दिया गया, इसलिए तब व्यक्तित्व विकारों को अन्य विकारों के साथ सम्मिलित किया। व्यक्तित्व विकारों की व्यापकता को समझने के लिए महामारी विज्ञान के अध्ययन में विशेष रूप से अन्य विकारों की तुलना में बहुत कम है, लेकिन जो कुछ भी मौजूद है उनके निष्कर्ष अलग अलग हैं। एक से अधिक व्यक्तित्व विकारों का प्रसार 4.4 से 14.8% तक है। यह अंतर और विसंगति नैदानिक मानदंड और उनकी स्पष्टता की समस्या के कारण हो सकता है। अब बात करते हैं कि व्यक्तित्व विकार के निदान में कठिनाइयां क्या हैं। व्यक्तित्व विकार में जो नैदानिक मानदंड ना तो ध्यान से और ना ही स्पष्ट रूप से परिभाषित है, जैसा कि अन्य नैदानिक श्रेणियों में होता है। चिकित्सा की ओर से बहुत ही ध्यानपूर्वक निर्णय की आवश्यकता है, क्योंकि व्यक्तित्व विकार के मानदंड मुख्य रूप से अनुमानशील गुणों या उद्देश्य के बदले में व्यवहार के सुसंगत प्रतिरूप द्वारा परिभाषित किया जाता है। व्यक्तित्व निदान में से कुछ समुदाय परिस्थिति या उससे अधिक नैदानिक परिस्थिति में भी बहुत आम नहीं है। वे 2% से भी कम रोगियों में पाया जाता है। अधिकतर व्यक्तियों में जो व्यक्तित्व संबंधी समस्याएं अनुभव की जाती हैं, वो किसी भी व्यक्तित्व विकार की श्रेणी या निदान में विशेष रूप से समायोजित नहीं हो सकते। इस प्रकार आयामी दृष्टिकोण यहाँ सबसे उपयुक्त है। शोध से पता चलता है कि एक समय में जो लोग व्यक्तित्व विकार से उपचारित हुए थे, जब उनका 2 वर्ष के पश्चात साक्षात्कार लिया गया, तब वे दूसरे निदान के लिए योग्य हो जाते हैं, हालांकि उनमें पिछले निदान के कुछ लक्षण हो सकते हैं। संरचित साक्षात्कार या आत्म रिपोर्ट आविष्कारियां के आधार पर किए गए निदान विश्वसनीयता और वैधता पर कम पाए गए। एक एकीकृत आयामी वर्गीकरण उभर कर आ रहा है और उसमें निदान को अधिक विश्वसनीय और सही बनाने की बात की गई। व्यक्तित्व विकारों में तब तक कोई औपचारिक ध्यान नहीं दिया गया था जब तक कि उन्हें वर्ष 1980 में DSM-3 में नहीं जोड़ा गया। इस प्रकार अन्य विकारों की तुलना में बाद में इससे संबंधित कार्य अपने आप में शुरू हुए। एक प्रमुख मुद्दा यह भी है कि इसमें रोगियों के बीच बहुत उच्च स्तर की सहरुग्णता पाई जाती है। एक अध्ययन में जिमरमैन और उनके सहयोगियों ने 2005 में ये बताया कि 900 रोगियों में से लगभग 45% कम से कम एक व्यक्ति विकार के लिए योग्य है। इसमें 45%, लगभग 60% एक से अधिक
और 25% दो या दो से अधिक विकार एक साथ पाए जाते हैं। ये दिए गए नैदानिक मानदंड पर आधारित है। शोधकर्ताओं के भावी अध्ययनों में अधिक विश्वास था और उन्होंने इसका अनुसरण किया और इसमें क्या समस्या विकसित होती है, इसके पीछे क्या संभावित कारण होते हैं, इस पे भी शोध किया। शिशुओं का स्वभाव उन्हें किसी विशेष गुणों के विकास के लिए पहले से ही तैयार कर सकता है और इसलिए ये विकार का कारण हो सकता है। ये एक वयस्क के रूप में व्यक्तित्व के विकास की नींव रखता है, लेकिन अन्य कारक भी इसके लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। अधिकतर विकारों के लिए पाया गया है कि आनुवंशिक योगदान को प्राथमिक लक्षण के आयाम में और आनुवंशिक योगदान के द्वारा मध्यस्थ किया जा सकता है, जो कि विशेष प्रकार के या विकार में फंसा हुआ होता है। अब हम बात करते हैं समूह आ में कौन कौन से। इसमें सबसे पहले है स्थिर व्यामोही व्यक्तित्व विकार। लोगों से सावधान रहना, उनके इरादों पर प्रश्न चिन्ह उठाना, ये बहुत ही असामान्य नहीं और अनुकूली भी नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत अधिक अविश्वास और किसी पर प्रत्येक समय पूछताछ करना रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। ये दूसरों या समूह में काम करने में हस्तक्षेप कर सकता है। मित्र बनाने और जीवन के कई अन्य पहलुओं जिसमें दैनिक आधार भी लोगों के साथ बातचीत शामिल, ये सब कुछ आमतौर पर हम मान लेते हैं कि संसार में लोग उन्हें नुकसान पहुंचाने या बरगलाने के लिए और इसलिए वे उन पर विश्वास नहीं करते। इस विकार को परिभाषित करने की जो बात की गई है उसमें विशेषता अनुचित विश्वास को विशेष बल दिया गया। स्थिर व्यामोह व्यक्तित्व विकार से पीड़ित जो लोग होते हैं आमतौर पर उन स्थितियों में भी संदिग्ध हो जाते हैं जहां अधिकतर लोग उनमें अपने संदेह को निराधार पाते हैं और उनसे असंबंधित या उनसे दूर या संबंधित घटनाओं की व्याख्या कर उन व्यक्तित्व हमलों के रूप में कर सकते हैं या उनके परस्पर संबंधों को बहुत अधिक कठिन और तनावपूर्ण बनाता है, क्योंकि ये विश्वास अक्सर परिवार के निकटतम सदस्यों तक भी फैलता है। वे स्वयं को पूरी तरह से निर्दोष रूप से देखते हैं, जबकि वे अपनी गलती और असफलताओं के लिए अन्य लोगों को दोषी मानते हैं। इस प्रकार वे हमेशा निगरानी पर दिख सकते हैं और दूसरों से चालबाजी की अपेक्षा कर सकते हैं, जो उन्हें अपनी झूठी अपेक्षाओं और मान्यताओं के लिए संकेत देते हैं। वे आमतौर पर तर्कशील होते हैं, शिकायत कर सकते हैं या शांत रह सकते हैं, लेकिन आमतौर पर दुर्भाव को सहन करते देखे जाते हैं, अपमान क्षमा करने से इनकार करते हैं और कभी कभी तो हिंसक भी हो जाते हैं। वे वास्तविकता के संपर्क में होते हैं, हालांकि तनाव के दौरान कुछ क्षणिक मनोविकृति लक्षणों का अनुभव करते हैं। इसके अलावा वे मनोविदलता के लिए अधिक संभावित और उत्तरदायी। स्थिर व्यामोही व्यक्तित्व विकार के लिए DSM-5 में जो मानदंड दिए गए हैं वो इस प्रकार है। उसमें है कि एक व्यापक अविश्वास और दूसरों पर संदेह, जैसा कि उनके उद्देश्यों को द्रोही या रूप में देखा जाता है। ये शुरुआती वयस्कावस्था से प्रारंभ होता है और विभिन्न संदर्भों में उपस्थित होता है। इसमें से 4 लक्षणों को इंगित किया गया है। पहला, बिना किसी पर्याप्त आधार के संदेह कि दूसरा उनका शोषण कर रहा है, हानि पहुंचा रहे हैं या उन्हें धोखा दे रहे हैं। दोस्तों या सहयोगियों की वफादारी या भरोसे के बारे में पहले से ही अनुचित शंकाओं से घिरे होते हैं। अनजाने डर के कारण दूसरों में विश्वास करने के लिए अनिच्छुक और ये जानकारी उनके या उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण रूप से उपयोग की जाए। सौम्य टिप्पणी या घटनाओं में छिपे हुए प्रतिष्ठा के खिलाफ या धमकी के अर्थ को समझना। पांचवा है दृढ़ता से दुर्भाव को सहन करना, चोट या अनादर अर्थात अपमान को क्षमा नहीं। छठा है उनके चरित्र या प्रतिष्ठा पर हमले का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, जो दूसरों के लिए स्पष्ट नहीं होते हैं और गुस्से में या पलटवार करने के लिए जल्दी करते हैं। जीवन साथी या यौन साथी की निष्ठा के बारे में औचित्य के बिना बार बार संदेह। जो खां है उसमें 7 लक्षण दिए गए हैं। जो खां है उसमें है विशेष रूप से मनोविदलता के क्रम के दौरान नहीं होता। एक त्रिध्रुवी विकार या मनोविकृति विशेषताओं के साथ अवसादग्रस्तता विकार या दूसरे मनोविकृति विकार और किसी अन्य चिकित्सा स्थिति के शारीरिक प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं। अब इसके कारणों में क्या है? स्थिर व्यामोही व्यक्तित्व के लिए जैविक योगदान का प्रमाण बहुत सीमित है।
आंशिक आनुवांशिक संचरण के बारे में तर्क इसे मनोविदलता से जोड़ने के लिए दिया जाता है, लेकिन इसे दर्शाने के वाले कोई भी निर्णायक या सुसंगत शोध नहीं। शोध ने यह भी सुझाव दिया है कि ये विकार मनोविदलता वाले लोगों के रिश्तेदारों के बीच थोड़ा अधिक सामान्य है, यदि बहुत बहुत मजबूती के साथ ये नहीं देखा जाता। स्नायु विकृति या ये कहें कि बहुत विरोधी स्वभाव के उच्च स्तर के आनुवांशिकता के द्वारा भी ये हो सकता है। जहाँ तक मनोवैज्ञानिक योगदानों का प्रश्न है, पूर्व व्यापी शोधों से यह पता चलता है कि दुर्व्यवहार या दर्दनाक बाल्यावस्था स्थिर व्यामोह व्यक्तित्व के विकास में भूमिका निभा सकती है। माता पिता की उपेक्षा, दुर्व्यवहार और हिंसक होना भी उत्तरदायी हो सकता है। फ्रीमैन और सहयोगी ने 1990 में कुछ मूलगत और कुसमायोजित धारणाओं की चर्चा की है जो दूसरे लोगों के बारे में रख सकते हैं। लोग दुष्ट और धोखेबाज हैं, वे मौका मिलने पर हमला करते हैं। कुछ शोधों ने यह धारणा व्यक्त की है कि पालन पोषण के कारण हमेशा सावधान रहने की तैयारी में रहना भी एक कारण है। कुछ सांस्कृतिक कारकों का भी स्थिर व्यामोह व्यक्तित्व विकार में भूमिका निभाई है। लोगों का समूह जैसे कि शरणार्थी कैदियों, बड़े वयस्कों को उनके अनूठे अनुभव के कारण ही संवेदनशील माना जाता है। संज्ञानात्मक कारक में सांस्कृतिक कारकों के साथ साथ परस्पर प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए भाषा अवरोध के कारण एक शरणार्थी दूसरे द्वारा अलग अलग तरीके से देखा जाता है, हमेशा संदिग्ध और उनके आसपास के लोगों से सावधान रह सकता है। अब इसके उपचार में प्रमुख बाधाओं में से एक उनका विश्वासपूर्ण होना संबंध है, जिसके कारण उनके चिकित्सक के साथ सहज विश्वसनीयता और सार्थक संबंध विकसित होने की संभावना बहुत कम है। यदि वे जाते भी हैं और उपचार लेते भी हैं तो यह आमतौर पर किसी अन्य समस्या के कारण होता है। वे अवसाद या किसी अन्य प्रकार की चिंता का सामना कर सकते रहते हैं। ये शायद ही कभी उनके व्यक्तित्व के मुद्दों के कारण होता है और वे स्वयं उपचार की तलाश करें। संज्ञानात्मक चिकित्सा को व्यापक रूप से उन्हें चुनौती देने के लिए और उनके दोषपूर्ण सोच को प्रतिरूप का मुकाबला करने के लिए उनमें विश्वास पैदा करने के लिए जोर दिया जाता है। हालांकि इसमें इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि उपचारों के किसी भी रूप में स्थिर व्यामोह व्यक्तित्व विकार वाले व्यक्तियों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। अब बात करते हैं मनोविदल नाम व्यक्तित्व विकार। मनोविदल नाम व्यक्तित्व विकार का उपयोग जो है लेलन ने किया है और उन लोगों का वर्णन करने के लिए किया है जिनकी बाहरी दुनिया से दूर होने की प्रवृत्ति। मनोविदल नाम व्यक्तित्व विकार वाले व्यक्ति सामाजिक अलगाव के व्यापक प्रतिरूप और संवेगात्मक अभिव्यक्ति की एक अत्यंत प्रतिबंधित सीमा को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार सामाजिक रूप से अलग थलग रहते हैं। वे आमतौर पर अपने आप रिश्ते नहीं बनाते। वे आमतौर पर ठंडे, अलग और आसपास के लोगों के प्रति उदासीन होते हैं। मनोविदल नाम व्यक्तित्व विकार वाले व्यक्ति दूसरों के साथ करीबी रिश्ता, ना तो कोई रोमांटिक और ना ही कोई यौन संबंध बनाने में रुचि रखते हैं। इस प्रकार वे ठंडे, अलग थलग और दूर जो ना ही प्रशंसा और ना ही आलोचना से प्रभावित होते हैं। इन व्यक्तियों में बेघर होना भी आम बात है। मनोविदल नाम व्यक्तित्व विकार वाले व्यक्तियों में जो सामाजिक कमियां पाई जाती हैं वे स्थिर व्यामोह व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक चरम पर। वे अपने आसपास के संसार और प्रतिभागियों के प्रतिभाग लेने के बजाय स्वयं को पर्यवेक्षक मानते हैं, एक दूर बैठे हुए सबको देख। वे सामाजिक संकेतों और बीमारियों के प्रति अपनी उदासीनता के कारण सामाजिक रूप से अयोग्य और सही प्रतीत और अक्सर उन्हें अकेला और अंतर्मुखी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ ये उल्लेख करना भी जरूरी हो जाता है कि सभी अकेले या अंतर्मुखी लोग मनोविदल नाम व्यक्तित्व वाले व्यक्ति नहीं होते। जैसा कि वे संवेगात्मक रूप से प्रतिक्रियाशील नहीं होते, वे शायद कभी तीव्र संवेगों, सकारात्मक नकारात्मक दोनों की हिम्मत कर सकते हैं, अनुभव करते हैं, बल्कि वे उदासीन मनोदशा दिखाते हैं। 5 कारक जो मॉडल है व्यक्तित्व के, उसमें उच्च स्तर के अंतर्मुखता जैसे गर्मजोशी, सकारात्मक संवेग या समूह क्रियता में कमी होती है। भावनाओं के खुलेपन के निम्न स्तर पर भी देखने को मिलता है। निम्न उपलब्धि के रूप में भी उन्हें प्रयास करते हुए पाया जाता है।
समूह आ के दूसरे विकारों की तरह स्थिर व्यामोह विकार के व्यक्तियों की चिंतन प्रक्रिया असामान्य नहीं। अब अगर हम बात करें समूह आ के विकारों की, स्थिर व्यामोह सकारात्मकता में हाँ उनमें होता है, नकारात्मकता हाँ उसमें ये भी मिलता है। मनोविदलनाभ में सकारात्मकता नहीं मिलती, हाँ नकारात्मकता मिलती है। असादृश्य जो तीसरा है उसमें सकारात्मकता मिलती है मगर नकारात्मकता नहीं मिलती। इसके कारणों में अगर हम देखें तो आनुवांशिक, जैविक या मनोसामाजिक कारणात्मक कारकों का भी व्यापक शोध किया जाना बाकी है। कुछ सिद्धांतवादी और शोधकर्ताओं की एक राय ये है कि सामाजिकशीलता में विघटन, किसी तरह की संबद्ध प्रणाली में हानि होने के कारण ये विकार उत्पन्न होते हैं। बाल्यावस्था का शर्मिलापन बाद में एक वयस्क के रूप में मनोविदलनाभ व्यक्तित्व विकार के लिए एक पूर्व कारक के रूप में कार्य कर सकता है। इस विकार वाले व्यक्तियों के बीच पूर्वव्यापी अध्ययन में बाल उत्पीड़न की अपेक्षा को देखा गया। कुछ शोधकर्ताओं ने यह इंगित किया है कि स्वलिंगता से पीड़ित व्यक्ति के माता पिता में ये विकार होने की संभावना होती है। एक और संभावना यह है कि विशेष जैविक दुष्क्रियाओं दोनों स्वलिंगता और मनोविकृता व्यक्तित्व विकार में एक भूमिका निभा सकता है, और जो कुछ शुरुआती कठिनाइयों के साथ जो जैसे अंतर्वैयक्तिक संबंध के पहलुओं में ये सामाजिक प्रक्रिया पर प्रभाव डाल सकता है। मनोवैज्ञानिक मनोविदलनाभ व्यक्तित्व विकार के लिए जो DSM-5 की मानदंड है वो है कि सामाजिक संबंधों से अलगाव का एक व्यापक रूप देखने को मिलता है और अंतर्वैयक्तिक स्थिरताओं में संवेगों की अभिव्यक्ति की एक सीमित सीमा देखने को मिलती है। जैसा कि ना तो इच्छाएं होती हैं, ना ही करीबी रिश्तेदार होते हैं, ना उनका आनंद ले पाते हैं, ना वो कोई फैमिली गैदरिंग्स परिवार में भाग लेते हैं। लगभग हमेशा एकांत गतिविधियों का चयन करते हैं। यदि किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन अनुभव करने में उनकी रुचि एकदम नहीं के बराबर होती है। कुछ ही गतिविधियों में आनंद लेना, यदि कोई करीबी मित्रजन है उनका अभाव या रिश्तेदारों के अलावा अन्य किसी को विश्वास नहीं, संगठनात्मक ठंडापन, अलगाववाद, शिथिलता, भावनात्मकता, ये सब उसमें दिखाई देता है। उपचार में आमतौर पर मनोविकृत व्यक्तित्व विकार वाले लोग शायद ही कभी उपचार के लिए आते हैं, जब तक कि किसी संकट की प्रतिक्रिया नहीं हो, जैसे नौकरी में जाना या कुछ अन्य चरम मुद्दे, ऐसी स्थिति है तभी वो उपचार के लिए जाते हैं। चिकित्सा आमतौर पर उन्हें सामाजिक संबंधों के मूल्य समझाने के साथ शुरू की जाती है और उन्हें सहानुभूति और दूसरों को समझाने के बारे में भी सिखाया। इस प्रकार वे सामाजिक कौशल में थोड़ी सी प्रशिक्षण लेते हैं और ये उनके विकार में दूर होने में काम आता है। अब तीसरा आता है मनोविदलता परक व्यक्तित्व विकार। मनोविदलता परक व्यक्तित्व विकार अत्यधिक अंतर्मुखता के साथ साथ सामाजिक और अंतर्वैयक्तिक कठिनाइयों के साथ इसकी विशेषता जुड़ी है। वे अवधारणात्मक और संज्ञानात्मक विकृतियां, संदिग्ध और विषम व्यवहार करते हैं। वास्तविकता के साथ उनका संपर्क आमतौर पर बरकरार रहता है, लेकिन अत्यधिक तनाव में वे कुछ क्षणिक मनोविकृति के लक्षणों का अनुभव भी कर सकते हैं। मनोविदलता परक व्यक्तित्व विकार मनोविदलता के साथ एक अबाध क्रम पर, लेकिन तब तक मतिभ्रम या भ्रम जैसे कुछ लक्षणों का उनमें अभाव है। अपने अजीब तरह के कपड़े पहनना, दूसरों के साथ संबंधित होने और उनके सोचने और व्यवहार करने के ढंग के कारण वे अक्सर दूसरों के लिए एक विचित्र रूप से प्रस्तुत होते हैं। उनके पास प्रसंग के विचार हो सकते हैं, फिर भी वे इसके बारे में असहजता को स्वीकार करने में सक्षम नहीं होते। मनोविदलता वाले व्यक्तित्व में भी ये विचार संदर्भ देखे गए हैं, लेकिन कुछ मनोविदलता परक व्यक्तित्व विकार वाले व्यक्तियों के विपरीत वास्तविकता का परीक्षण नहीं कर सकते। वे जादुई चिंतन पर विश्वास कर सकते हैं, ये विश्वास कर सकते हैं कि उनके पास एक दिव्य दृष्टि जैसी कोई जादुई शक्ति है। इसमें लक्षणों में अगर देखें तो संदर्भ के विचार, असंगत विश्वास या जादुई चिंतन जो विश्व व्यवहार को प्रभावित करते हैं, और उप सांस्कृतिक मानदंड जैसे अंधविश्वास, दिव्य दृष्टि, टेलीपैथी, छठी इंद्रियों पर विश्वास, बच्चों और किशोरों में विशेषताएं विचित्र रूप से ये पाई जाती है। असामान्य अवधारणात्मक अनुभव, शरीर भ्रम सहित
विषम चिंता और भाव जैसे अस्पष्ट है, परिस्थिति जन्य है, प्रतीकात्मक है, लाक्षणिक या रूढ़िबद्ध। संदेहपूर्ण या स्थिर व्यामोह देखने को मिलता है। अनुचित या संकुचित भाव देखने को मिलता है। व्यवहार या उपस्थिति जो विषम, विलक्षण है या अजीब है वो देखने को मिलती है। पहले दर्जे के रिश्तेदारों के अतिरिक्त करीबी मित्रों या विश्वास पात्रों की उनमें कमी होती है। अत्यधिक सामाजिक चिंता जो मेल जोल के साथ काम नहीं होते और स्वयं के बारे में नकारात्मक के अलावा व्यामोह डरों से जुड़ी होती है। इनके कारणों की अगर समीक्षा की जाए तो सामान्य जनसंख्या में मधुमेह जलता पर व्यक्तित्व विकार की व्यापकता लगभग 2 से 3% देखने को मिलती है और इसमें आनुवंशिकता के साथ साथ ये माध्यम देखना है। मनोबलता पर व्यक्तित्व विकार का आनुवंशिक संबंध लंबे समय से संदेहात्मक है और ये पाया गया है कि मनोबलता के दायित्व के विस्तार में ये भाग लेगा। मनोबलता व्यक्तित्व विकार वाले किशोरों में मनोबलता और भी विकसित होने का खतरा अधिक होता है। दोनों विकारों के बीच जैविक संबंध को विभिन्न अध्ययनों और शोधों के द्वारा समझा गया है। दोनों में एक चलते हुए वस्तु या देखकर पता लगाने की क्षमता में कमी देखने को मिलती है। कार्यकारी स्मृति में कमी होती है। भाषाओं में असामान्यताएं पाई जाती है जिसके संबंध उनकी श्रवण प्रक्रियाओं में असामान्यताओं से हो सकती है। उपचार में 30 से 50% जो है मनोविद्वता व्यक्तित्व वाले व्यक्ति प्रमुख अवसाद के नैदानिक मानदंडों को पूरा करते हैं। इस प्रकार उनके उपचार में प्रमुख अवसाद वाले लोगों को दिए गए उपचार भी शामिल हैं। धीरे धीरे मनोविद्वता परक व्यक्तित्व के लिए उपचार की विधियों और रणनीतियों का अवलंबन में रुचि बढ़ रही है और आगे निकट भविष्य में इस पर और शोध होने की संभावना है। इस तरह से हमने समूह आ के बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं समूह बा। समूह बा में 4 प्रकार के विकृतियों को रखा गया है जैसे कि बताया है। पहला है उन्मादी व्यक्तित्व विकार, आत्मरतित व्यक्तित्व विकार, समाज विरोधी व्यक्तित्व विकार और चौथा है सीमावर्ती व्यक्तित्व विकार। समूह सा में है परिहार व्यक्तित्व विकार, आश्रित व्यक्तित्व विकार और मनोग्रसित बाध्यता विकार। तो शुरू करते हैं समूह बा में उन्मादी व्यक्तित्व विकार। उन्मादी व्यक्तित्व विकार संवेगों की अतिरंजित अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं। जैसे किसी उदास फिल्म के देखने के दौरान व्यक्ति को गले लगने से उसका अनियंत्रित हो जाए, मैंने फिल्म देखते देखते रोना लगना। सामान्यतः सभी ऐसा करते हैं मगर ये अतिरंजित रूप से देखने को मिलता है। इस विकार के लक्षण में एक विशेषता यह है कि अधिक ध्यान देने वाला व्यवहार, उनका जीवन, आकर्षण, नाटकीय और अतिरिक्त व्यवहार आमतौर पर उनका ध्यान का केंद्र बनाता है और आम लोगों द्वारा उनका ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो वे स्वयं को कमतर अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जल्द ही उनके आसपास के लोग लगातार ध्यान देने से थक जाते हैं जिसके परिणाम आमतौर पर अस्थिरता और रिश्तों में असंतोष होता है। सामान्य जनसंख्या में उन्मादी व्यक्तित्वों में लगभग 2 से 3% का अनुमान लगाया गया है और कुछ अध्ययनों में इसकी व्यापकता पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक देखी गई। इस जेंडर अंतर के पीछे दिए गए कारण विवादास्पद रहे हैं क्योंकि ये सुझाव दिया गया है कि उन्मादी व्यक्तित्व विकार के मानदंड मुख्य रूप से महिला से संबंधित विशेषताओं जैसे कि मोह, घमंड, अतिवृद्धि और किसी की शारीरिक दिखावों के साथ बहुत अधिक चिंता का विषय है। DSM-5 में जो मानदंड दिए गए हैं उसमें है उन स्थितियों में असहज हैं जिनमें वो ध्यान का केंद्र नहीं, दूसरों के साथ बातचीत, अनुचित यौन व्यामोह या उत्तेजक व्यवहार की विशेषता, शीर्ष परिवर्तन और संवेगों की थोड़ी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करता है, स्वयं पर ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार शारीरिक दिखावे का उपयोग करता है, भाषण एक अत्यधिक प्रभावशाली शैली हम स्वयं नाटकीयता और बनावटीपन और संवेगों के अतिरंजित व्यवहार अभिव्यक्ति में दिखाई देते हैं। विचारोत्तेजक होते हैं जैसे आसानी से दूसरों या परिस्थितियों से प्रभावित हो जाते हैं। वे रिश्तों को वास्तव में अधिक अंतरंगमान, कारण इसके हैं अपने लंबे इतिहास के बावजूद उन्मादी व्यक्तित्व विकार के पीछे के कारणों को समझने में कम शोध, दुखद है मगर सत्य।
ये संभवतः अन्य व्यक्तित्व विकारों से इसे अलग करने में शोधकर्ताओं के सामने कई कठिनाइयां आती हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने भी इसमें निदान की ओर संकेत किया है कि असामान्य सामान्य है कि इसे मृत्यु बताया जाता है। DSM-5 से इसे हटाने की संस्कृति दी गई है। एक परिकल्पना समाज विरोधी व्यक्तित्व विकार के साथ आनुवांशिक कड़ी को इंगित करती है। लिलिनफेल्ड और सहकर्मियों ने पाया कि उन्मादी व्यक्तित्व वाले लगभग 2/3 लोग ही समाज विरोधी व्यक्तित्व विकार के मानदंडों को पूरा करते हैं। इस प्रकार इस विचार का प्रस्ताव दिया गया है कि दोनों के बीच कुछ सामान्य अंतर्निहित पूर्वाग्रह हो सकते हैं तथा वे एक ही स्थिति के लिंग प्रकार का वैकल्पिक विकल्प हो सकते हैं, जो मुख्य रूप से महिलाओं में उन्मादी व्यक्तित्व और पुरुषों में समाज विरोधी व्यक्तित्व विकार के रूप में व्यक्त किया। उपचार में चिकित्सीय जो व्यक्तित्व के साथ लोगों के व्यवहार पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए एक शोध में व्यवहार रूपावली का उपयोग करके शोधकर्ताओं ने उचित व्यवहार और उन्मादी व्यक्तित्व जैसे लक्षणों वाले व्यक्तित्व से बातचीत करके उन्हें पुरस्कृत किया। उनके व्यवहार पर ध्यान देने के लिए जुर्माना लगाया। उन्हें 18 महीने के अनुगमन के बाद सार्थक सुधार पाया गया, जैसे कि वे आमतौर पर अपने आकर्षण या संवेगात्मक रणनीति के माध्यम से जाने जाते हैं और उसमें हेर फेर करते हैं। अब आता है दूसरा, आत्मरजित व्यक्तित्व विकार। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार एक युवा शिकारी नार्सिस जो परे और अहंकारी, अपने अहंकार के लिए नार्सिस को दंडित करने के लिए बदला लेने वाली देवी नेमसिस ने उस पर जादू कर, जिसके कारण जब उसने अगली बार अपने प्रतिबिंब को पानी के कुंड में देखा तो वो मगन और उससे प्रेम में पड़ा। ये शिकारी अपनी ही छवि से मुग्ध हो जाता है, बिना ये महसूस हुए कि वास्तव में वो स्वयं है। मनोविश्लेषकों ने आत्मरजित शब्द का उपयोग उन व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए किया है जो स्वयं को अधिक महत्व देते हैं और अधिकतर समय दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में व्यस्त रहते हैं। आत्मरजित व्यक्तित्व विकार की विशेषताओं में अतिरंजित भावना देखने को मिलती है जो व्यक्ति स्वयं को देता है। एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है सहानुभूति की कमी और आह्वान प्रशंसा की खोज के साथ मानसिक व्यस्तता। इसमें DSM-5 में है आत्म महत्व का एक भव्य अर्थ है, जैसे कि उपलब्धियों और प्रतिभाओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। यह अपेक्षा करना कि बिना प्रशंसनीय उपलब्धियों को श्रेष्ठ मानना। असीमित सफलता, शक्ति, प्रतिभा, सौंदर्य और आदर्श प्यार की कल्पनाओं के साथ व्यक्त। ये मानता है कि विशेष और अद्वितीय है, उसे केवल और अन्य विशिष्ट या उच्च स्तर के लोगों के साथ ही समझा जाना चाहिए। अत्यधिक प्रशंसा की आवश्यकता, अधिकार की भावना, पारस्परिक रूप से पोषक सहानुभूति की कमी, दूसरों की भावनाओं और आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से तैयार नहीं करना, बहुधा दूसरों से ईर्ष्या करना और ये मानना कि अन्य लोग उससे ईर्ष्या करना। इनके कारणात्मक में तुलनात्मक रूप से जो अनुभवजन्य शोध कम हुए हैं। हालांकि इसमें पालन पोषण की विफलताओं से उत्पन्न होते हैं, जिसमें माता पिता और बच्चे की शुरुआती विकास के चरण में उसमें सहानुभूति का मॉडल बनने में विफल रहा है। इस प्रकार बच्चा जो बाद में वयस्क रूप में आता है, आदर्श व्यक्तित्व की अंतहीन खोज में उलझ जाता है, जो कि अप्रभावी सहानुभूति की आवश्यकता को पूरा करता है। उपचार में इसका है अतिरिक्त विकार के लोगों को किए गए अध्ययनों से ये है कि एकत्र रिपोर्ट जो भी एकत्र किए गए उसमें है कि चिकित्सा का मुख्य केंद्र प्रभावकारिता है। इसके बाद मूल्यांकन के में अति संवेदनशीलता और दूसरों के लिए सहानुभूति की कमी को ध्यान में दिया जाता है। विश्रांति तकनीक का उपयोग किया जाता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो आलोचना को स्वीकार करने और संभालने में उनके लिए सहायक हो सके। ठीक है, फिर तीसरा आ जाता है इसमें समाज विरोधी व्यक्तित्व विकार। समाज विरोधी व्यक्तित्व विकार ये भी अधिक हैरान और पहली नुमा है, जैसे कि पहले वाला बताया गया। जिन्हें चिकित्सक अपने कैरियर में देखते हैं उनमें छल कपट, आक्रामकता और असामाजिक व्यवहार और गतिविधियों के संयोजन के साथ साथ सामाजिक मानदंडों और दूसरे के अधिकारों पर लगातार उल्लंघन आदि उनके स्वभाव में देखने को मिलता है। उनमें नैतिकता या नैतिक विकास का अभाव और किसी के प्रति कोई पश्चाताप नहीं।
रॉबर्ट हरे ने इस विकार वाले लोगों पर अध्ययन किया है और उनका वर्णन है कि सामाजिक हिंसक व्यक्ति जो मोहता, हेरफेर एवं क्रूरता से जीवन का रास्ता चुनते हैं, अपने पीछे टूटे हुए दिलों का निशान, उम्मीदों को चकनाचूर और खाली पर्स छोड़े जाते हैं। विवेक और सहानुभूति में पूरी तरह से उन्हें कमी होती है। वे स्वार्थी रूप से वे चाहते हैं कि जैसे कृपा या अपराध या खेद, ये थोड़ी भी भावना बिना सामाजिक मानदंडों की अपेक्षा करते हैं, ये हमेशा उल्लंघन करते हैं। कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जैसे अपर्याप्त अंतःकरण का विकास, जैसे नैतिक मूल्यों में केवल मौखिक स्तर पर ही समझ सकते हैं। बौद्धिक विकास सामान्य है लेकिन अंतःकरण का विकास रुकावट। बौद्धिक विकास अंतःकरण दो भिन्न भिन्न पहलू। सकारात्मक और पारस्परिक आयाम, सकारात्मक तौर पर मौखिक बौद्धिकता अक्सर है, लेकिन समाज विरोधी आयाम बुद्धि से नकारात्मक तौर से संबंधित। तनाव कार्यान्वित कारक कर सकते हैं और उससे उनकी चिंता है। चिड़चिड़ापन और आवेगी व्यवहार में आता है। आवश्यकताओं के लिए संपूर्ण ध्यान न देना, उच्च रोमांच की इच्छा, विचलित और अपरंपरागत व्यवहार, कुछ भविष्य के लाभ के लिए शायद ही कभी तत्काल प्रसन्नता का आनंद लें, शराब या किसी अन्य पदार्थ पर निर्भरता और दुरुपयोग की घटना, आत्महत्या के प्रयासों में दर बढ़ जाती है। एक और है प्राधिकरण की अस्वीकृति, सामाजिक मानदंडों और नियमों का पालन न करना, शैक्षिक और कानून प्रबंधन अधिकारियों के साथ कठिनाई आती है, उनकी कार्यवाही के परिणाम के प्रति रक्षात्मक व्यवहार करना। एक और है दूसरों को प्रभावित करना और उनका शोषण करना, जैसे बहुत ही आकर्षक मित्रों को आसानी से मुंह खोल देते हैं, हास्य और आशावादी दृष्टिकोण की अच्छी समझ होती है, बार बार झूठ बोलने, कृत्य में पकड़े जाने में खेद हो सकता है, लेकिन ऐसा करते हैं। अन्य लोगों की आवश्यकताओं और दोषों के विषय में अच्छी जानकारी होना, उनके आचरण के लिए बहाने तैयार करना, आमतौर पर दूसरों पर दोषारोपण करना, अच्छे संबंधों को बनाए रखने में असमर्थता देखने को मिलती है, जैसे प्रारंभ में दूसरों की पसंद जानने की क्षमता, लेकिन शायद ही कभी करीबी दोस्त और रिश्तेदार रखते हैं। गैर जिम्मेदार, निंदक, बेईमान, अहंकारी, कृतज्ञ और बेरहम, प्रेम को समझ नहीं सकते। परिवार के सदस्यों के प्रति हिंसा आमतौर पर देखने को मिलती है। यौन संबंधों में हेरफेर और शोषण परिवार और समाज के लिए खतरे के रूप में माना जाता है। DSM-5 में इसकी व्याख्या ऐसे की गई है कि दूसरों के अधिकारों की अवहेलना और उल्लंघन के लिए एक व्यापक रूप है। 15 वर्ष की आयु के बाद, जैसा कि निम्नलिखित में से 3 या 3 से अधिक इंगित किया जा सकता है। कानूनी व्यवहार के संबंध में सामाजिक मानदंडों के अनुरूप असफलता, जैसा कि बार बार होने वाले कृत्यों से संकेत मिलता है जो गिरफ्तारी के लिए आधार है। धोखेबाजी, जैसा कि बार बार झूठ बोलने, उपनाम का उपयोग या व्यक्तिगत लाभ या खुशी के लिए दूसरों को बधाई। आवेग और आगे की योजना बनाने में विफल, चिड़चिड़ापन और आक्रामकता, जैसा कि बार बार शारीरिक झगड़े या हमले का संकेत, स्वयं या दूसरों की सुरक्षा के लिए लापरवाह, उदासीन, लगातार गैर जिम्मेदारी, जैसा कि लगातार कार्य व्यवहार को बनाए रखने में बार बार विफलता के संकेत मिलते हैं। व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष की हो। 15 वर्ष की आयु के पश्चात शुरुआत के साथ आचरण व्यवहार के साक्ष्य मिलते हैं। कारणों में जो कारणात्मक कारक है, इसमें क्रो ने 1974 में जो चित्र प्रतिष्ठित अध्ययन किया है कि आपराधिक माताओं के बच्चों को, जिन्होंने बाद में अन्य परिवारों द्वारा अपनाया गया था, कि तुलनात्मक सामान्य माताओं के दत्तक बच्चों के साथ किया गया। उन बच्चों को उनकी माताओं से बहुत पहले ही अलग कर दिया गया था, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि जैविक माता-पिता के पर्यावरणीय कारकों का कम या कोई प्रभाव नहीं। ये पाया गया है कि आपराधिक माताओं के बच्चों को गोद लेने की दर दूसरे की तुलना में बहुत अधिक है। प्रस्तुत शोध में एक और महत्वपूर्ण खोज ये थे कि आपराधिक माताओं के बच्चे जिन्होंने अनाथालयों में अधिक समय बिताया, वे बाद में सामान्य माताओं की गोद ली हुई संतानों या आपराधिक माताओं के दत्तक बच्चों की तुलना में अपराधी बन गए। इस प्रकार आनुवंशिकी और पर्यावरण के बीच पारस्परिक प्रभाव की ओर संकेत करते हुए कुछ पर्यावरणीय संकेतों और प्रभावों और उसके विपरीत की उपस्थिति में आनुवंशिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन शोधों की पुष्टि भी हुई है। जेफरी ग्रे ने 1987 के अनुसार 3
मस्तिष्क प्रणाली जो हमारे सीखने और संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जैसे व्यवहार अवरोध प्रणाली PIS, पुरस्कार प्रणाली, संघर्ष या पलायन प्रणाली, इन पर अध्ययन किए। उपचार में समाज विरोधी व्यवहार के उपचार में प्रमुख मुद्दा यह है कि अपने चिकित्सकों में भी हेरफेर करने में सक्षम। इस प्रकार समाज विरोधी व्यक्तित्व विकार के सफल उपचार का बहुत कम रिकॉर्ड मिलता है। अधिकतर चिकित्सक जो होते हैं अपने असामाजिक व्यक्तियों के लिए उन्हें हिरासत में लेने या उन्हें कैद करने से असहमत होते हैं, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी हरकत से बचा जा सके। सावधानी को मुख्य रूप से प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उच्च जोखिम वाले बच्चों की पहचान की जा सके और वैधता में प्रवेश करने से पहले उनका उपचार किया जा सके। उपयोग की जाने वाली सामान्य रणनीतियों में बच्चों के माता पिता को प्रशिक्षित करना भी शामिल है। अब चौथा आता है सीमावर्ती व्यक्तित्व विकार। सीमावर्ती व्यक्तित्व विकार के उपयोग मूल रूप से उन लोगों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिनके पास एक ऐसी स्थिति थी जिसे विक्षिप्त या मनोविकृति सीमावर्ती के बीच कहा जा सकता है। हालांकि बाद में इस स्पष्टीकरण को मनोविदलता परक व्यक्तित्व विकार के रूप में जाना गया, जो व्यक्तित्व रूप से भी मनोविदलता से संबंधित। सीमावर्ती व्यक्तित्व विकार के वर्तमान निदान से ये मनोविदलता जुड़ा हुआ है। इसके जो DSM-5 में जो मानदंड दिए गए हैं उसमें है कि वास्तविक या काल्पनिक परित्याग से बचने के लिए उन्मत्त प्रयास। इसमें मानदंड 5 में सम्मिलित आत्महत्या या जो हम आगे बताएंगे इसकी भी चर्चा की गई है। अस्थिरता प्रतिरूप, आदर्शीकरण या अवमूल्यन के चरम सीमाओं के बीच बारी बारी से गहन पारस्परिक संबंध, पहचान में बाधा, स्पष्ट रूप में और लगातार अस्थिर आत्म छवि या स्वयं की भावना, कम से कम 2 क्षेत्रों में प्रभावकारिता जो संभावित रूप से आत्म हानिकारक है, खर्च, सेक्स, मादक द्रव्यों का सेवन, लगातार ड्राइविंग या झूम के खाना, आत्महत्या या आत्म अपमानजनक व्यवहार को सम्मिलित इसमें नहीं है। बार बार होने वाले आत्महत्या के व्यवहार, संकेत या धमकी या आत्म उत्पीड़न व्यवहार, मनोदशा की चिन्हित प्रतिक्रियाशीलता के कारण प्रभावशीलता, अस्थिरता, तीव्र प्रासंगिक स्फूर या चिड़चिड़ापन या चिंता सामान्यतः कुछ घंटों तक ही रहती है, शायद ही कभी कुछ दिनों से अधिक। खालीपन या पुरानी भावनाएं, क्षणिक तनाव संबंधी व्यामोही, उदारता या गंभीर विघटनकारी कारकों में पाया गया है कि आनुवंशिक कारक हैं सीमावर्ती व्यवहार के विकास में संपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें ये कम सेरोटोनिन का स्तर के कारण हो सकता है कि वह अपने आवेगी व्यवहार को रोकने में सक्षम नहीं। संचारात्मक मस्तिष्क क्षमताओं के अध्ययन से पता चलता है कि सीमावर्ती व्यक्तित्व विकार के रोगियों में हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला की मात्रा में कमी हो सकती है। इस प्रकार अधिक आक्रामकता और आवेग दिखता है। उपचार में सीमावर्ती व्यक्तित्व विकार वाले लोगों में समाज विरोधी व्यक्तित्व विकार या अन्य विकारों के तुलना में बहुत अधिक उपचार मिलता है। हालांकि ड्रग्स के दुरुपयोग या आत्महत्या के प्रयासों के कारण थोड़े जटिल हो जाते हैं। इसके बाद हम समूह सा के व्यक्तित्व विकारों की बात करते हैं। इसमें पहला है परिहार व्यक्तित्व विकार। अत्यधिक सामाजिक अवरोध या अंतर्मुखता परिहार व्यक्तित्व विकार की विशिष्ट प्रतिकूलता की समाज। इसके कारण उनके पास सीमित सामाजिक संबंधों का एक प्रतिरूप होता है, सामाजिक संबंधों से वो असंतुष्ट होते हैं। इसके कारण उनके पास सीमित सामाजिक संबंधों का एक प्रतिरूप और सामाजिक संबंधों की अनिच्छा भी देखने को मिलती है। DSM-5 में ये दिया है आलोचनात्मक अस्वीकृति या अस्वीकृति के आकांक्षाओं के कारण महत्वपूर्ण पारस्परिक संबंधों में सम्मिलित गतिविधि से बचे, लोगों से जुड़ने को तैयार नहीं जब तक कि वे कुछ पसंद न किए जाए, शर्मिंदा या उपहास किए जाने के डर से परिचित संबंधों के भीतर संयम देखता है। सामाजिक स्थितियों में आलोचना या अस्वीकार किए जाने के साथ चिंता देखने को मिलता है। अपर्याप्तता की भावना के कारण नए अंतर्वैयक्तिक स्थितियों में बाधित हो जाना, सामाजिक रूप से अयोग्य, व्यक्तिगत रूप से अनभिज्ञ या दूसरों से हीन के रूप में स्वयं को देखना, असामान्य तौर पर व्यक्तिगत जोखिम लेने या किसी भी अन्य गतिविधियों में संलग्न में अनिच्छुक। कारणों में सहज बाधित स्वभाव हो सकता है जिसके कारण नवजात शिशु और बच्चा डरपोक या यहाँ तक कि एक नई या अस्पष्ट स्थिति में बाधित अनुभव कर सकता है।
कुछ अध्ययनों में ये भी देखा जा सकता है कि कम से कम आंशिक रूप से ये अनुवांशिक भेद्यता देखने को मिलती है। अस्वीकृति और नकारात्मक मूल्यांकन के डर से आत्मविमूखता और मनोरोगी तृप्ति जैसे लक्षणों के साथ मामूली रूप से उचित माना जाता है। ये सभी प्रमुख परिहार व्यक्तित्व विकार वाले व्यक्तियों की बात है। उपचार में सामाजिक समस्याओं से भय का सामना और यही कारण है कि दोनों के लिए एक समान तकनीक का उपयोग किया जाता है। सामाजिक कौशल प्रबंधन और चिंता के लिए व्यवहार हस्तक्षेप तकनीक उपयोगी को भी इस्तेमाल किया जाता है। समूह सा में दूसरा है आश्रित व्यवहार विकार। इसमें व्यक्ति किसी दूसरे पर आश्रित बहुत ज़्यादा आश्रित होता है। उसे अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो वो कोई भी व्यवहार नहीं कर सकता। DSM-5 में इसको इस प्रकार बताया गया है कि अत्यधिक सलाह और दूसरों के आवागमन के बिना रोजमर्रा के निर्णय लेने में भी कठिनाई होती है। अपने जीवन के अधिकांश प्रमुख क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभालने के लिए दूसरों की आवश्यकता इनको महसूस होती है। समर्थन या अनुमोदन की हानि के डर के कारण दूसरों के साथ असहमति व्यक्त करने में तो कठिनाई होती है। कार्य को प्रारंभ करने या अपने दम पर कार्य को समाप्त करने में कठिनाई होती है। आत्मविश्वास की कमी पर प्रेरणा या ऊर्जा की कमी देखने को मिलती है। दूसरों से पोषण और समर्थन प्राप्त करने के लिए अत्यधिक दूर जाता है और उन कार्यों को करने के लिए स्वयं सेवा के लिए जो कि अप्रिय है। अतिरंजित होने के कारण अकेले होने पर असहज या असहाय महसूस करता है। स्वयं या स्वयं की देखभाल करने में असमर्थता देखने को मिलती है। तत्काल देखभाल और असमर्थता के स्रोत के रूप में नए संबंध की खोज करता है, जबकि एक करीबी संबंध साथ ही साथ समाप्त हो जाता है। कारणों में अनुवांशिक कारणों को प्रमुख पाया गया है। स्नायु विकृति या सहमतिशीलता जैसे लक्षणों में अनुवांशिक घटक होते हैं। इस बात की भी संभावना है कि निर्भरता और चिंता के कारण कम से कम आंशिक पुनरावृत्ति और अधिनायकवादी और अति प्रभावी माता पिता के नकारात्मक प्रभाव का खतरा हो सकता है। उपचार में अधिकांश वर्णनात्मक चिकित्सक के द्वारा ध्यान देने और रोगियों की समस्याओं को साझा किया जाता है। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा का उपयोगी करके चुनौती दी जाती है और विश्वास स्वतंत्र होने और अपने निर्णय लेने का अर्थ है उनमें नहीं होता। नेक्स्ट है मनोप्रसिद्ध बाध्यता व्यक्तित्व विकार। इसके DSM-5 में के जो लक्षणों में दिया गया है वो के साथ पूर्व निर्धारित है। नियम, सूचियां, आदेश, संगठन या कार्यक्रम इन सीमा तक की गतिविधि में प्रमुख बिंदु लुप्त हो जाती है। पूर्णतावाद दिखता है जो कार्य पूरा होने में विरोध करता है। कार्य के प्रति अत्यधिक समर्पित है। उत्पादकता के लिए अवकाश का बहिष्कार। कर्तव्यनिष्ठ है, ईमानदार है, नैतिकता के कारण दृढ़ है, नैतिकता के मूल्य आदि की पहचान। किसी पिटे को त्यागने में असमर्थ या बेकार वस्तु तब भी उनके पास उनका भावात्मक मूल्य जान। कार्यों को सौंपने के लिए अनिच्छुक हैं या दूसरों के साथ कार्य करने के लिए जब तक कि वे कार्य करने में अपने तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते। कारणों में जैविक आयामी दृष्टिकोण के अनुसार जैसे नवीनता का प्रयास, हानि से बचाव और पुरस्कार पर निर्भरता ये कारण। उपचार में आमतौर पर नियंत्रण के कारण इनमें ध्यान केंद्रित होने में कठिनाई महसूस होती है। उन्हें बाध्यकारी विचारों को दूर करने के लिए शिथिल और तकनीक सीखने में सहायता मिलती है। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा और मधुमेह बाध्यता व्यक्तित्व के रोगियों के लिए प्रभावी माना गया है। व्यक्तित्व विकार के सारे विकारों में एक सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें अगर आप देखेंगे वो बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हुए हैं। आप इन रेफरेंसेस पे जाके इसकी गहनता से अध्ययन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है अब कामुक विकार या यौन अक्षमता। इस पर हम बात करते हैं कि कौन कौन से सामान्यतः हम समझ लेते हैं कि यौन व्यवहार क्या है। बाजार में अनेक पत्रिकाएं उपलब्ध हैं जो क्रियाओं के विषय में अनर्गल और उत्तेजना उत्पन्न करने वाली जानकारियां देते हैं। एक सर्वेक्षण के आधार पर ये पत्रिका बताती है कि पुरुष एक दिन में 15 बार या उससे अधिक बार भी
चरम गति बिंदु प्राप्त कर सकते हैं। ये निष्कर्ष सत्य से तनिक भी निकट है। इसी प्रकार उनका ये कथन कि बलात्कार की कल्पना करके भी स्त्रियां यौनानंद के चरम सुख प्राप्त कर सकती हैं। स्त्रियां कल्पना में यौन क्रिया के आनंद की कुछ अनुभूति अवश्य प्राप्त करती है, पर कोई बलात्कार की कल्पना नहीं करती। इसको प्रिटेली और बिनोना 2008 के अध्ययन के आधारित पर बताया गया है। इस तरह के सर्वेक्षणों में दो कमियां हैं। पहली ये कि उल जुलूल निष्कर्षों की बात करके ये पत्रिकाएं न केवल यौन जानकारी से ध्यान भटकाने का काम कर रही है, अपितु यौन जानकारी संबंधी सच की धज्जियां उड़ा रही है। दूसरे, इनके निष्कर्ष वैज्ञानिक पद्धति अथवा अनुसंधान पर आधारित नहीं होते, अतः वे विश्वसनीय नहीं माने जा सकते। इन पत्रिकाओं के मालिक मिथ्या उत्तेजनात्मक भ्रम फैलाकर बिक्री बढ़ाकर भारी मुनाफा कमा रहे हैं और समाज को गुमराह। याद रखने वाली कुछ ये है कि सेक्स जो है वो पुरुष या महिला होने का गुण है। संभोग योनि से स्तंभ के समय लिंग का प्रवेश, अन्य रूपों में गुदा मैथुन, मुख मैथुन, छूना, ये सब सम्मिलित है। लैंगिकता जो है लिंग जेंडर की पहचान, भूमिका, लैंगिक उत्थान, आनंद, अंतरंगता और प्रजनन से संबंधित है। यौन स्वास्थ्य जो है यौन के दैहिक, संवेगात्मक, बौद्धिक और सामाजिक पहलुओं का एकीकरण, जो कि व्यक्तित्व, संचार और प्रेम को सकारात्मक रूप से समृद्ध और उन्नत करते हैं। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन 2002 का दिया हुआ। लैंगिक आधार जबरदस्ती, भेदभाव और हिंसा से मुक्त अधिकार। लैंगिक मानक जो है ये व्यक्तिगत या सामाजिक आदर्श हो सकते हैं। कामुकता के संबंध में आदर्श संस्कृति है और इसे आयु, सहमति, जाति के आधार पर परिभाषित किया जाता है। यौन अनुक्रिया चक्र में सबसे पहले इच्छा चरण है, फिर उत्तेजना चरण है, फिर उत्तेजना उपहार चरण है, चरम सुख चरण है, फिर विश्राम चरण है और फिर इच्छा चरण से फिर ये शुरू हो जाता है। इन चरणों में हम बात कर रहे हैं इच्छा चरण। इस चरण में मनुष्य में यौनाच्छा जन्म लेती है और वे अनेक प्रकार के रंगीन कल्पनाओं में हो जाते हैं। उत्तेजना चरण ये एक प्रकार से मुख्य क्रिया की पृष्ठभूमि मौखिक तैयारी है। इसके दौरान संभोग पूर्व तैयारी करना अच्छा लगता है। इसके दौरान नसों में उत्तेजना बढ़ जाती है, सांसें तेज हो जाती है और धड़कनें तेज हो जाती है। पुरुषों में लिंग उत्थित हो जाते हैं, ऐसा जो है वो रक्त संचार बढ़ जाने के कारण। स्त्रियों में पेंडु स्थल भारी हो जाते हैं, ऐसा पेंडु स्थल रक्त कोशों में अतिरिक्त रक्त संचार के कारण होता है। इसके कारण योनि में चिकना द्रव्य निश्चित होने लगता है तथा छातियों के उभारों में भारीपन बढ़ जाता है और छातियों के सिरे बड़े हो जाते हैं। उत्तेजना उभार चरण, इस चरण में उत्तेजना में वृद्धि होती है और उत्तेजना चरण के परिवर्तन महसूस होने लगता है और परिवर्तन की गति बढ़ती ही चली जाती है। जननांग अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं, स्पर्श करने पर दर्द हो सकता है। मांसपेशियों की ऐंठन को पैरों, हाथों और चेहरों में देखा जा सकता है। चौथा है चरम सुख चरण। यौन क्रिया चक्र का ये चरमों दोष है। इस अवधि में यौनांगों या उतकों में संकुचन प्रकुचन की क्रिया भी होती रहती है। सांसें तेज हो जाती हैं और फिर मिलन के साथ यायातनाओं प्रस्फुरित होता रहता है। पुरुषों में अंदर से स्खलन की तीव्र इच्छा होती है और फिर स्खलन हो जाता है। स्खलन से वीर, पुरुषों का वीर बाहर निकलता है। महिलाओं की योनियां झटके के साथ सिकुड़ती है और उसमें संकुचन की क्रिया प्रकुचन शुरू हो जाती है और देर तक चलती रहती है। विश्राम चरण में, इस चरण में विशेषकर पुरुषों में कामोत्तेजना में कमी के रूप में चिन्हित किया गया है। इस समय पुरुषों को अत्यधिक शिथिलता व थकान का अनुभव होता है, साथी से लिपटने की इच्छा होती है। यदि स्त्रियों को थोड़ा सा उत्तेजित कर दिया जाए तो वे स्त्रियां यौन क्रिया के लिए फिर से तैयार हो जाती हैं। वे एक बार फिर चरम की ओर जाने की इच्छा से बार बार चरम तक पहुंचने की प्रवृत्ति भी उनमें पाई जाती है और ये क्षमता भी उनमें होती है। परंतु पुरुष फिर से यौन क्रिया करने के लिए तुरंत तैयार नहीं होते, उन्हें थोड़ा वक्त लगता है और फिर से इस क्रिया को छुड़ाने के बाद वीर्यपात होने से जो शिथिलता आ जाती है उससे बाहर निकलने में थोड़ा समय लगता है और इस अवधि को रिफ्रैक्टरी पीरियड कहा जाता है, जो कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक जारी रहता है। यौन व्यवहारों में जेंडर भिन्नता देखने को मिलती है। शोधों और अध्ययनों से पता चला है कि पुरुषों जो है अपेक्षाकृत यौन संबंधी विचारों में खोए रहते हैं
और उनको खोना उनको पसंद रहता है, इसलिए उन्हें हस्तमैथुन में स्त्रियों से ज़्यादा आनंद आता है। कुछ अपवादों को अगर छोड़कर सामान्य पुरुषों की बात की जाए तो इच्छा रहती है कि जिस स्त्री के साथ वे संभोग कर रहे हैं वो यौन क्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाली हो, जबकि स्त्रियों की धारणा कुछ अलग हो। विभिन्न लैंगिक सर्वेक्षणों के अनुसार स्त्रियों की तुलना में पुरुष हस्तमैथुन ज़्यादा करते हैं। हस्तमैथुन की जो आदत है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, जिसके स्थान पर यौन क्रिया या संभोग क्रिया की पुनरावृत्ति ले लेती है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियां हस्तमैथुन कम करती हैं। यौन अनुसंधानकर्ताओं के लिए प्रश्न सदा खलता रहा है, यद्यपि विवाह से पहले संभोग की इच्छा पुरुषों में अधिक पाई जाती है, जबकि अब समय के साथ स्त्रियां भी आगे आने लगी हैं। ये पीपलाउ 2003 के अध्ययन के आधार पर है। एक परंपरागत धारणा ये है कि स्त्रियों में रोमांस और भावनात्मक अंतरंगता के साथ यौन संबंध बनाना सिखाया जाता है, जबकि पुरुषों के बारे में धारणा है कि शारीरिक संभोग या संभोग संतुष्ट हो जाना ज़्यादा महत्व देता है। कारण पुरुषों में प्रकृति स्तंभन प्रतिक्रिया में शारीरिक रूप से भी हो सकती है और उत्तेजना के कारण सापेक्षता आसानी से स्त्रियों की तुलना में पुरुषों में हस्तमैथुन को ज़्यादा सुविधाजनक बना देता है। अन्य जेंडर भिन्नता, आकस्मिक सेक्स और इसके प्रति दृष्टिकोण उनके बारे में बात की गई थी। यौन प्रथाओं पर सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ अब आते हैं अब कामुक पैराफिलिक विकार, जिसमें गैर मानव वस्तुओं जो यौन उत्तेजना है वो गैर मानव वस्तुओं जैसे जूते, बाल आदि से अपने आप को या साथी को पीड़ा या अपमानित करना है। बच्चे या अन्य गैर सहमति वाले लोगों के साथ संभोग की क्रिया करना है, ये देखने को मिलता है। अब कामुक में वस्तुरति, जिसको पीडोफिलिया कहा जाता है अंग्रेजी में, यदि किसी व्यक्ति में यौन भावना घनीभूत यौन कल्पनाओं से परिभूत योजना उत्तेजना या उससे उत्प्रेरित होती है। DSM-5 के अनुसार अंधविश्वासी का यही पहचान है कि उन अंगों को चोट पहुंचाकर या पीड़ा देकर काम सुख अनुभव करते हैं जिनका काम करने से कोई संबंध नहीं होता। इनमें शरीर के अंग जो काम उत्तेजना उत्पन्न नहीं करते हैं वो भी शामिल है। ऐसे लोगों को पीड़न वयस्क मादी कहा जाता है। DSM-5 में से पार्टीसिलिया अंधविश्वासी या भ्रामिक यौन विकार में शामिल किया गया। दूसरा है नग्न दर्शन रति विकार। DSM-5 के अनुसार इस मनोविकार ग्रस्त रोगी के मन में प्रतिरोधी या अत्यधिक तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है कि यौन उत्तेजना प्राप्त करने के लिए या यौन संतुष्टि प्राप्त करने के लिए दूसरों को, खासकर महिलाओं को या यौन क्रियारत लोगों को नग्न देखें। ऐसे व्यक्ति अक्सर ताक झांक करते समय हस्तमैथुन करते तथा ऐसा करते करते ही ऐसे दृश्यों को देखते हुए अथवा बाद में इनकी याद करते ही यौन संतुष्टि चरम यौन से प्राप्त कर लेते हैं। इन्हें पीपिंग टॉम ज़्यादातर पुरुष होते हैं कहा जाता है। कुछ यौन विकारग्रस्त लोगों के लिए काम उत्तेजना देने वाले दृश्यों का अवलोकन करना ही वास्तविक यौन क्रिया है, ऐसे समझ कर ही ये इन क्रियाओं में लिप्त हो जाती है। कुछ लोगों के लिए तो ये मात्र एक उत्सुकता होती है और ये जरूरी नहीं कि वे काम उत्तेजना प्राप्त कर पाए। एक दृश्य रहित व्यक्ति एक महिला को देखकर उत्साहित नहीं होती है जो उसके साथ के ये वस्तु उतार है, ये जोखिम का कारण भी होता है। आकर्षक स्त्रियों को ताकना, काम उत्तेजना उत्पन्न करना, ये बात सही नहीं है। द्विलिंगीय मैथुन करने के लिए भी विशेष रूप से काम उत्तेजना उपाय है। एक केस अध्ययन दिया गया है पीपिंग टॉम का। एक विवाहित पुरुष अपनी पत्नी के साथ एक शानदार बिल्डिंग में रहता है। पत्नी अपने पति के स्कूल का खर्च उठाने पर घर का खर्च चलाने के लिए काम पर जाती है। घर लौटते उसे रात हो जाती है। जब वो लौटती तो थक जाती है और चिड़चिड़ाने लगती है। रात को अपने पति के साथ संभोगरत होने का उसका मन नहीं होता है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि उनके बिस्तरों में लगे घास पर स्प्रिंग की ध्वनि भी पत्नी को शर्मसार करते थे और धीरे धीरे उनकी यौन इच्छा प्राय समाप्त हो गई। पुरुष यौन सुख प्राप्त करने के लिए बेकरार था। अपनी यौन संतुष्टि का कोई उपाय न देख उसने अपने दूरदर्शी यंत्र से पड़ोसी के कक्ष में झांकना शुरू किया। उसने देखा कि पति पत्नी यौन क्रिया में देखते हैं, उत्तेजना दृश्यों में काम उत्तेजित हो जाते हैं और यही प्रयास अधिकतर। फिर उसने पुलिस को सूचना दी
और पुलिस ने उसे आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया। तो ये आज के थे। इसमें अंग विकार प्रकार भी है, परपीड़न रति और आत्मरतित और पीड़न की भी बात की गई है। बाल रतित पीड़ा भी इसमें देखने को मिलती है। तो आज के लिए हम यही समाप्त करते हैं।